इक्वेशन ऑफ ए वेव पढ़ा हुआ है। इक्वेशन ऑफ ए वेव में डिस्प्लेसमेंट y at any location at distance x when the time is t, then this displacement y is given by a sin kx minus omega t. This is our general equation where sin kx minus omega t, ये जो टर्म है ये डिसाइड करती है ये वेव प्रोग्रेसिव है। क्यों? x बढ़ता जाएगा, टाइम भी बढ़ता जाएगा, लेकिन टाइम कैसा है? माइनस। इसका ये मतलब है अगले पार्टिकल का फेज थोड़ा सा कम होगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा नेक्स्ट पार्टिकल कम फेज वाला मिलेगा, और उसके कारण वो जब अपने फेज पर फुल फेज पर आएगा वेव आगे बढ़ जाएगी। तो एक चीज याद रखिएगा, वेव के इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म इज रिस्पॉन्सिबल टू टेल अस दैट दिस इज ए प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव दिखाने के लिए ये वाली टर्म होनी चाहिए, जिसमें साइन किस पर डिपेंड करती है? दोनों पे, x पे भी और t पे भी। तो भले ही kx माइनस ओमेगा टी हो या kx प्लस ओमेगा टी हो, इसके लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इधर आगे कौन बढ़ रहा है? x, और इसका टाइमिंग देखिए, इसका फेज इसके फेज से कम है। तो जब x आगे बढ़ता है तो जो पार्टिकल मिलता है उस पार्टिकल का फेज कैसा है? छोटा है। जिस वेव में ऐसा होता है वो वेव आगे बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि अभी इसका फेज कम है। जब इसका फेज फुल आएगा तो ये यहां पहुंचेगा, तब तक ये यहां पहुंच जाएगा और ये वेव ऐसे बन जाएगी। अभी इसका फेज फुल है, इसका फेज इससे कम है, x बढ़ा, ये कम फेज वाला पार्टिकल है, ऑसिलेट करते हुए ये फुल फेज में जाएगा, ये वापस आएगा, वेव ऐसे आएगी। ये वेव कैसे हो रही है? आगे बढ़ते जा रही है। ओके, भले ये माइनस हो प्लस हो, अगर प्लस हो तो उसका मतलब इस तरफ जा रही है, माइनस है तो इस तरफ जा रही है। ये प्रोग्रेसिव वेव होती है। अच्छा, ये वेव एक दूसरी वेव के साथ सुपरपोज हुई, वो वेव इससे उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। अगर वो वेव इससे उल्टी डायरेक्शन में आ रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? दैट विल बी a sin kx प्लस ओमेगा t। दिस, ये दूसरी वेव होगी। अब ये दोनों वेव आपस में सुपरपोज होती हैं, तो किसी भी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा y at any point, displacement y is equal to y1 plus y2, और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो प्लस करने से ये आ गया a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx प्लस ओमेगा टी। इस तरह से ये दोनों वेव में हमने ओमेगा एक ही लिया है। क्यों?
जो वेव जा रही है वही रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और ये हमारी शर्त है स्टेशनरी वेव बनाने की कि दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए। ओके, मीडियम सेम है, ओमेगा सेम है, तो वेवलेंथ भी अपने आप सेम हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। उसको लगाया, उसको लगाने से ये हमको इक्वेशन इस तरह से बनेगा 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन बन गया 2a, सॉरी a छूट गया, a 2a sin kx cos ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गया, सिंप्लीफाई हो गया ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, तो दो वेव मिलाकर ये बना। अब ये वेव है या नहीं, तो आंसर है ओमेगा टी फंक्शन इसमें हार्मोनिक फंक्शन है, दिस इज ए वेव। लेकिन इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, तो हार्मोनिक फंक्शन के सामने ये रहा इसका एम्पलीट्यूड। यही आपको समझने की चीज है कि ये एम्पलीट्यूड कैसा एम्पलीट्यूड है जो कि एक सिंगल वैल्यू नहीं देता। अगर ये सिंगल वैल्यू नहीं देता तो कैसी वैल्यू देता है, तो ये x के अनुसार अलग अलग वैल्यूज देता है। जैसे ये x है, जब x 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ये उसके बाद हम x को बढ़ाते चले गए, k की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। और इसके साथ हमने x को मल्टीप्लाई करना है। जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जाते हैं साइन के x की वैल्यू बढ़ते जाती है, बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू मैक्सिमम पहुंचेगी ऐसे। उसके बाद जब और x की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन की वैल्यू 90 के बाद 120, 150 उसकी वैल्यू कम होते जाती है और 180 में आके फिर से 0 हो जाती है। इस तरह से जब हम x की वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं तो लास्ट में जाके जब ये वैल्यू लैम्डा के बराबर हो, लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगी तो k किसके बराबर हो जाएगा पाई, और साइन पाई फिर से क्या होगा 0। सो व्हेन x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो फिर से साइन के x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हमको अलग अलग पॉइंट की वैल्यू मिली एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर x की वैल्यू आप अलग अलग रखिए तो आपको y की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। y कौन है, ये है y, ये। तो हम क्या देखते हैं कि y की वैल्यू अलग अलग है, किसके अनुसार अलग अलग है x के अनुसार। किसके अनुसार चेंज हो रही है x, ये x बढ़ते जा रहा है और y की वैल्यू अलग अलग आते जा रही है। ये कहां से दिखता है, यहां से दिखता है। टाइम की वैल्यू भले आप एक ही रखिए लेकिन एक ही टाइम में एम्पलीट्यूड आपको एक नहीं मिलेगा, अलग अलग लोकेशन पे एम्पलीट्यूड अलग अलग मिलेगा। ये स्टेशनरी वेव की ये जो है एम्पलीट्यूड ये हमको दिखाता है। और cos ओमेगा टी क्या बताता है, दैट इज ए हार्मोनिक फंक्शन, कि कितने टाइम के बाद ये पूरा सीन ऐसा चेंज होगा और फिर से वापस आ जाएगा। वो कितने टाइम के बाद है, ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमको क्या देती है 2 पाई अपॉन टी। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। उतने टाइम के बाद ये फिर से नीचे जाके ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। ये जो नीचे जाना ऊपर आना, नीचे जाना ऊपर आना, ये हार्मोनिक एक्शन है। और ये हार्मोनिक एक्शन का डिसीजन कौन करता है, cos ओमेगा टी।
कितना टाइम में आएगी वापस, तो जो भी वैल्यू हमको दी रहेगी हम देख लेंगे। अगर हमको दिया गया है cos 100t, तो ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे हम 100, तो t कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 100। उतने टाइम के बाद ये वेव फिर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे आ जाएगी। समझ आया? तो टाइम का रिपीटिशन, हार्मोनिक होना कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा? cos ओमेगा t। और हर पार्टिकल कितनी हाइट पर रहेगा इसका फैसला कौन करता है? साइन kx। ठीक है, टाइम को कांस्टेंट कर देंगे तब भी अलग अलग x पर y की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। समझ आया? सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। इससे दोनों चीजें इसकी हमको दिखती। वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वाइब्रेशन बहुत कॉमन चीज है। स्ट्रिंग सितार की, गिटार की, इस तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं, उनमें हमने वाइब्रेशन करना है। किस तरह से वाइब्रेशन करना है? अभी हम उसका एक बड़ा सिंपल केस लेते हैं कि उसमें हम ट्रांसवर्सल वेव्स पैदा करते हैं। तो देखिए, एक हमने तार, ये एक स्ट्रिंग ली है, इस स्ट्रिंग को यहां पर दो जगह से हमने बाइंड कर दिया। बाइंड करने के बाद यहां कहीं से भी इसको प्लग किया। प्लग करने से इसमें डिस्टरबेंस हुआ और वो डिस्टरबेंस चलना शुरू हुआ। वो डिस्टरबेंस जब चलना शुरू होता है, यहां से चलता है। तो सबसे पहली चीज कि ये जो डिस्टरबेंस हम क्रिएट करेंगे, इसके बारे में पहले आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो ये कि इस डिस्टरबेंस के चलने की स्पीड क्या होगी। तो नोट करिए, वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रिंग। वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रिंग। ये वेलोसिटी हम लोग पहले कर चुके हैं, ये आपको याद होगी। दिस इज रूट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें हम एक कांस्टेंट लगा देंगे, दैट गिव्स द वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी nu, this is equal to again a constant root t upon m, and this constant is 1 upon, this constant actually depends upon the type of vibration. For fundamental note, for fundamental vibrations, this frequency for fundamental vibrations, frequency is equal to 1 upon 2L root t upon m. ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसका बेसिक इक्वेशन होता है। इसी इक्वेशन को कई बुक्स वाले और स्ट्रेच करके, बड़ा करके लिखते हैं, दैट व्हाट आर लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। लॉज, इसको देखकर आप लॉज बना सकते हैं। क्या? फ्रीक्वेंसी और लेंथ ये कैसे हैं आपस में? इनवर्स हो। दिस इज वन लॉ, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। ये क्या हो जाएगा? न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके। दूसरा, T इज टेंशन गिवन टू द स्ट्रिंग। हमने ये स्ट्रिंग को यहां से बांध दिया, यहां पुली से उसको लटका दिया, लटका के यहां पर वेट दिया। इस वेट को हम लोग चेंज करते जाते हैं। जितना वेट को चेंज करेंगे उतना यहां पर टेंशन इंक्रीज होता जाएगा। सो वी कैन चेंज द टेंशन। हर बार हम लोग टेंशन चेंज करते हैं और इसको ऐसा प्लग करते हैं, इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी फॉर्म होती है, उसका साउंड हमको सुनाई पड़ता है। तो टेंशन और फ्रीक्वेंसी, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? तो हमने ये देखा, टेंशन बढ़ाते हैं और उसको प्लग करते हैं, आवाज पतली हो जाती है। अगर आवाज पतली होती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई।
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो उसके डायमेंशन मिला के हमने उसका लॉ बना दिया। क्या लॉ है बोलिए? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। दिस इज लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन थोड़ा डिटेल में बोलिए, क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद स्मॉल m, स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो इससे हमने लॉ ऑफ मास बना दिया। जब आप लॉ ऑफ मास बनाएंगे बाकी सब चीजें कांस्टेंट कर देंगे। बाकी सब चीजें अगर हम कांस्टेंट कर देंगे तो लॉ ऑफ मास क्या बचेगा? द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। ये m किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। सो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन क्या लेनी है? ml -1। ये m की डायमेंशन है, ये वो है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक एक मीटर का मास कितना है उतना, पूरे का मास नहीं लेना है। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ मास। अब ऐसे आप खुद और बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे थोड़ा बनाकर दिखाइए, व्हाट इज लॉ ऑफ डेंसिटी इन द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। लॉ ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी आप इसमें कहां लगाएंगे? मास में। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब ये क्या है? m इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ। इस मास को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। वॉल्यूम इनटू लेंथ क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू। अब ये चीज कहां पर आएगी? डिनोमिनेटर में। तो आप क्या लिखेंगे? द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जब भी आप किसी एक क्वांटिटी के प्रोपोर्शनेट या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट करते हैं तो एक चीज मान के चलिए कि बाकी सब क्वांटिटीज कैसी हैं? कांस्टेंट। ये बिल्कुल मन में डाउट मत लाइए कि अगर हमने लेंथ बदल दी तो क्या होगा, मोटा कर दिया तो क्या होगा। नहीं, हमने पहले से ही सोच लिया बाकी सब चीजें क्या रखनी है? कांस्टेंट। सिर्फ हम क्या बदलते जाएंगे? डेंसिटी। हम सिर्फ डेंसिटी बदलेंगे, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रखेगी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? अगर डेंसिटी ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बस, क्योंकि बाकी सब चीजें क्या है? कांस्टेंट। ठीक, इस तरह से। अच्छा, क्या आप इससे अब मुझे ये बताएं। अच्छा, इसको थोड़ा लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा? लॉ ऑफ डेंसिटी। ये फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डेंसिटी। अच्छा, लॉ ऑफ एरिया बताइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वहीं पर आएगा? यस, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज पाई आर स्क्वायर। रूट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर के लिए क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का रूट क्या होगा? पाई को छोड़ दो, जो भी रूट होगा। आर स्क्वायर का रूट क्या होगा? आर। तो फ्रीक्वेंसी और आर का क्या रिलेशन बना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस 2 गुना बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स कम हो जाएगी? 2 टाइम्स, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और रूट भी नहीं है बीच में। यहां पर रूट था, पाई आर स्क्वायर रखा तो ये आर आ गया। अब इतने सारे लॉस बन गए। कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं इसको, अभी हम और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं।
नहीं करना चाहते हैं तो शांति से इसको याद रख लीजिए, न्यू इज इक्वल टू 1/2L√T/N, सब कुछ इसी से निकला है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस स्ट्रिंग में ये फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से हमने ट्रांसवर्स वेव चलाई और ये वेव ऐसे चलती गई, ऐसे चली, यहां जाकर ये एक रिजिड बॉर्डर से टकराती है। जब ये रिजिड बॉर्डर से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन होने से ये नीचे आएगी और इसी वेव में आएगी, इसी स्ट्रिंग में वापस आएगी। मीडियम तो वही है, जिस स्ट्रिंग से गई है उसी स्ट्रिंग में वापस आएगी। तो दोनों में सुपरपोजिशन होगा। क्यों? मीडियम एक ही है, एक ही मीडियम में कुछ एनर्जी इस पार्टिकल को, जाती हुई वेव वाली एनर्जी इसको ऊपर ले जाना चाहती है, आती हुई वेव वाली एनर्जी भी इसको ऊपर ले जाना चाहती है, तो ये डबल ऊपर चला जाएगा। जब नीचे आना है डबल नीचे आ जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर इधर से क्रेस्ट पहुंचेगा तो इधर से ट्रफ पहुंचेगा, उस पॉइंट को हिलना नहीं है, वो नोड बन जाएगा। इस तरह से नोड, एंटी नोड यहां बन जाएंगे। हमने उसकी शर्त पूरी कर दी। क्या शर्त थी? देयर शुड बी टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फुलफिल्ड इन द स्ट्रिंग, देयरफॉर स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रिंग। सो फिर से, हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रिंग? द डिस्टर्बेंस travel in the form of waves from one end to the other end. At the other end there is rigid boundary, so it returns back and in the same medium. Now those medium particles have two waves, one going in one direction, other getting returned. Both have got same frequency. The condition of stationary wave is fulfilled. Therefore, stationary waves are formed. ये जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती हैं, ये कैसी फॉर्म होती हैं? तो ये स्टेशनरी वेव कितने तरह की फॉर्म हो सकती हैं, वो हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सबसे फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो स्ट्रिंग में होते हैं उसका नाम है फंडामेंटल वाइब्रेशन। उससे जो साउंड निकलेगा उस साउंड के हमने अलग अलग नाम रख दिए और अब हम लोग वो स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस इसके कैसे हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशंस, इससे जो साउंड निकलेगा उसको हम उसको बेसिक टोन कहेंगे। टोन की भाषा में उसको क्या कहेंगे? बेसिक टोन, जो भी उससे साउंड निकलेगा। इसके लिए फिजिक्स में हम भाषा यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी की भाषा में फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि ये उसका सबसे पहला साउंड होता है। फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। कैसे वाइब्रेट करता है? तो इसका आंसर है ये जो दोनों रिजिड पॉइंट हैं, ये दोनों नोड बन जाते हैं और ये सब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं और एट ए टाइम ये पार्टिकल यहां होगा, ये पार्टिकल यहां होगा, ये यहां होगा, ये यहां होगा, ये यहां होगा और पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी। उसके बाद सब पार्टिकल नीचे चलने शुरू करेंगे, सब पार्टिकल यहां पहुंचेंगे, मीन पोजीशन को एक साथ जंप करके क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद ये पार्टिकल यहां आ जाएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आ जाएगा, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और ये पूरी स्ट्रिंग ऐसे आ जाएगी। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग इस सिचुएशन में आ गई, फिर ये वाइब्रेट करता हुआ ऊपर जाएगा, फिर वाइब्रेट करता हुआ नीचे आएगा, सब एक साथ ऊपर जाएंगे, सब एक साथ नीचे आएंगे। स्टेशनरी वेव में सब फेस एक साथ चलते हैं और ये ऐसा चलेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो आंसर है जिस ट्रैवलिंग वेव ने इसको बनाया उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये जब तार ऐसे चलेगा तो अपने आसपास ये यहां क्या क्रिएट करेगा? ये हम लोग कर चुके हैं, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन हमारे काम तक पहुंचेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? जो इसकी फ्रीक्वेंसी।
ओके, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी हमारे कान पर भी पहुंचेगी। वो फ्रीक्वेंसी कितनी, तो हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, बिकॉज v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लैम्डा को हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये जो स्ट्रिंग ली है, इस स्ट्रिंग की लेंथ, ये वाली लेंथ हमने ली है l। अगर इसकी लेंथ l है तो बताइए यहां से यहां तक ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, यहां से यहां तक लैम्डा की भाषा में ये कितनी लेंथ है, इन द लैंग्वेज ऑफ लैम्डा, लैम्डा बाय 2। वेरी गुड, बिकॉज वी नो this is lambda. If this is lambda, then this is lambda by 2. तो ये फिलहाल ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रही है, ऐसे कर रही है, तो ठीक है, ये lambda by 2 बनाती है। So here what we have, lambda by 2 is equal to L. Therefore lambda by 2 is equal to L, therefore lambda is equal to 2L, therefore frequency is equal to, ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ये किसके बराबर होगी, V अपॉन लैम्डा। सो दिस इज V अपॉन 2L, V अपॉन 2L, दिस इज फ्रीक्वेंसी। और ये वाली फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है, तो इसके नाम सुनिए, दिस इज बेसिक टोन, टोन की भाषा में। हार्मोनिक की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V अपॉन 2L। अगर आप V की वैल्यू रखना चाहेंगे, हमको कोई खास मतलब नहीं है, पर अगर आप V की वैल्यू रखना चाहेंगे तो ये होगा 1 अपॉन 2L, 1 अपॉन 2L, और V को क्या रखना है, √T अपॉन L। लेकिन अभी हमको टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ हम चेंज नहीं करने वाले हैं, उसको कांस्टेंट रखना है, इसलिए बार बार हम उसको नहीं लिखेंगे। उसको क्या लिखेंगे, V। हम जो चीज चेंज करने वाले हैं वो फ्रीक्वेंसी और लेंथ। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर एक नोड और बनाया सेंटर में, सेंटर में यहां पर ऐसे हाथ रख के इसको पकड़ लिया और इस पॉइंट को वाइब्रेट नहीं होने दिया, तो स्ट्रिंग वाइब्रेट होनी बंद नहीं हुई, अभी भी वाइब्रेट हो रही है। और अब ये इस तरह से वाइब्रेट होती है। ये यहां हमने एक और क्या बना दिया, नोड, 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 और यहां पर क्या बना है, एंटी नोड। ऐसे नोड बना दिए तो हम क्या देखते हैं कि ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाती है। जब ये ऐसे होती है तो इधर की ऐसे, ये पक्का याद रखिए, इधर की ऐसे तो ये वाली इस तरह से, और फिर जब ये वाले पार्टिकल नीचे आते हैं तो ये वाले पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं इस तरह से। तो ये एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे, ये ऐसे वाइब्रेट होते हैं। लेंथ अभी भी कितनी है, सेम, वही सितार है जिसको पहले बजा रहे थे, अभी भी उसको बजा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, बीच में उंगली रख दी पर्दे पे, ऐसा उंगली चलाते हैं और उसके नीचे ऐसे प्रोजेक्शन बने रहते हैं, यहां पर हमने उंगली रख दी। तो वो जो एक तार पहले फ्री था पूरा, अब बीच में हमने ऐसा करके उसके दो हिस्से बना दिए, और ये दोनों हिस्से अब वाइब्रेट होते हैं इस तरह से। तो हमको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है। क्यों फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई पड़ती है, अब इसमें देखिए, यहां ये जो पूरी लेंथ है ये कितने लैम्डा के बराबर हो गई, दिस इज इक्वल टू 1 लैम्डा। सो हियर लैम्डा इज इक्वल टू लेंथ, so lambda is equal to length, therefore this frequency is equal to V upon L, V upon L,
और v अपॉन एल किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ μ1। पहली वाली से ये पहली वाली क्या थी? हाफ v अपॉन एल, और ये हो गई v अपॉन एल, उससे डबल। अच्छा, अब हमने यहां पर दो जगह पे उंगली रखी, दो जगह बीच में नोड बना दिए, तो इसके वाइब्रेशन इस तरह के हो गए। ये वाले इसके वाइब्रेशन एक बार ऐसी रहेगी, दूसरी बार ऐसी रहेगी। अब बताइए कितने नोड बने इसमें? और एंटी नोड? टोटल लेंथ एल है। एल और लैम्डा को कंपेयर करिए। एल कितने लैम्डा से लेंथ बनी? यहां से लेके यहां तक एक लैम्डा पूरा हो गया, और ये आधा और बना। कितना? 1.5। 1.5 इज 3 अपॉन 2 लैम्डा। सो लैम्डा किसके बराबर हुआ? 2 इधर आ गया, 2l अपॉन 3। 2l अपॉन 3। दिस इज, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? This frequency is v upon l. Okay, v upon lambda, और lambda की वैल्यू 2l upon 3. 2l upon 3. ये आ गया। And this is equal to how much? 3 times. 3 times fundamental frequency. This is next mode of vibration. एक नोड से दूसरे नोड तक कितनी वेवलेंथ होती है? लैम्डा बाई 2। ओके, तो ये पूरी लेंथ कितने लैम्डा के बराबर हो गई? 2 लैम्डा। सो हियर 2 लैम्डा इज इक्वल टू लेंथ, और लैम्डा इज इक्वल टू L by 2. Therefore, frequency number 4 is equal to V upon L upon 2. That is 2 V upon L. This is V upon L. This we can write as 4 times. ओके, इस तरह से एक स्ट्रिंग इतने तरीके से वाइब्रेट कर सकती है, डिपेंडिंग कि उसके नोड और एंटी नोड कितने बनते हैं। ठीक है, कितनी जगह पर नोड बनते हैं। यही स्ट्रिंग ऐसा साउंड भी निकालेगी इस फ्रीक्वेंसी का। जब इस फ्रीक्वेंसी का साउंड बनेगा तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सा हार्मोनिक का साउंड है? फर्स्ट हार्मोनिक। कौन सी टोन है? बेसिक टोन है। लेकिन जब ये वाला साउंड आएगा तो हम इसको बोलेंगे दिस इज सेकेंड हार्मोनिक। कई पुरानी बुक्स में दिया रहता है दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेकंड है कि फर्स्ट है।
तो याद रखिए हार्मोनिक शब्द यूज करना है तो ये क्या है, सेकंड। इसीलिए अभी एनसीईआरटी की बुक ने, सीबीएसई ने हार्मोनिक शब्द को रखा है, ओवरटोन्स को हटा दिया है, क्योंकि पहली टोन जो है उसको हम लोग ओवरटोन ना बोल के क्या बोलते हैं, बेसिक टोन, फंडामेंटल टोन। तो उसके साथ 1 2 3 नहीं लगाया, तो इसके साथ टोन शब्द के साथ क्या जोड़ दिया, ओवरटोन। तो ये फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, ये वाली थर्ड हार्मोनिक, और ओवरटोन में क्या होगा, सेकंड ओवरटोन। दिस इज फोर्थ हार्मोनिक। इस तरह से इसमें हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी तार की, किसी स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 156, तो उससे हम और कौन सी फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर है 156 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये सब क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्रिएटेड बाय स्ट्रिंग ν1, ν2, ν3, ν4 is equal to 1, 2, 3, 4 and so on, ये रेशियो। So all overtones can be created or all harmonics can be created by a string। इसमें जो important word है वो है all। All harmonics can be created by a string। तो एक स्ट्रिंग जो है वो सभी तरह के हार्मोनिक्स क्रिएट कर सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब। ठीक है, यानी इसकी जो भी फंडामेंटल टोन है उसकी सभी ओवरटोन्स ये आपको दे सकती है, राइट? ओके, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग। अच्छा, एक चीज इसमें, जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, देयर आर चेंजेस इन द प्रेशर, देयर आर चेंजेस इन द डिस्प्लेसमेंट, इन द पोजीशन के चेंज और प्रेशर के चेंज किस लोकेशन पर मैक्सिमम होते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। वेयर आर द प्रेशर चेंजेस एंड पोजीशन चेंजेस आर मैक्सिमम, कंपेयर नोड एंड एंटी नोड। नोड और एंटी नोड में प्रेशर चेंजेस कहां मैक्सिमम, पोजीशन चेंज कहां मैक्सिमम? ओके, तो इसका आंसर है प्रेशर चेंजेस सबसे ज्यादा नोड पर होते हैं। समझ में नहीं आता, नोड पे प्रेशर चेंजेस कैसे होते हैं? नोड पे तो कुछ हिलता जुलता ही नहीं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, प्रेशर चेंजेस मैक्सिमम कहां होते हैं? नोड पे। और पोजीशन चेंज सबसे ज्यादा कहां होती है? वो तो दिखता है, पार्टिकल ऊपर नीचे भागता है। प्रेशर चेंज वाली बात थोड़ा समझ में नहीं आती है, और ये मैं आपको समझा सकता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है। ये इनकी पोजीशन है, यहां से ये वाइब्रेशन करते हुए ऐसे आया। अब इसके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, इस तरह से ये ऐसे वाइब्रेट होता है। ये आके इसने यहां पे फोर्स लगाया, ये ऐसा चला गया, वापस आ गया, चला गया, वापस आ गया। इसने कोई इसको रेसिस्ट नहीं किया, अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगाया। ये बोला कि तुमको हिलना है, इसने बोला ठीक है मैं हिल लूंगा, ऐसे और ऐसे। दूसरा, फिर से दूसरा एग्जांपल देखिए। अब ये आता है और इसको यहां तक जाना है, ये बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा,
रेसिस्ट करूंगा, नहीं जाने दूंगा, तो ये आएगा, इसको तो यहां तक जाना है, तो ये क्या करेगा, इसको दबाएगा और ये जाएगा नहीं यहां तक। तो अभी इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ये आया, इसने इसका टेंशन किया 10, 20, 50 यहां तक ले जाने के लिए, ये नहीं हिला। फिर ये वापस आ गया 40, 30, 20, 10 वापस, फिर ऐसा गया 10, 20, 30, 40, 50, फिर ऐसा आ गया 10 वापस आ गया। दूसरे पहले केस में क्या हो रहा था, इसलिए यहां गया 10, 20 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो उसी में ही चला गया 10 में, और ऐसा वापस आ गया, ये नीचे आ गया। अब बताइए, अगर ये नहीं हिलता है तो प्रेशर चेंजेस ज्यादा है कि हिलता है तो प्रेशर चेंजेस ज्यादा है? नहीं हिलता तो हाँ। और ये हम लोग अपनी जनरल लाइफ में देखते हैं। मम्मी ने आपको कहा है सुबह 6 बजे उठ जाना, उठ गए, 4 घंटा पढ़ना, पढ़ लिया, टाइम से सो जाना, सो गए, सिर्फ 1 घंटा टीवी देखोगे, मान लिया, आप पे कोई प्रेशर नहीं, आप भी खुश, वो भी खुश। और अगर हर बात उल्टी करोगे, वो बोले उठो बिस्तर से, नहीं उठना है, नहीं पढ़ना है, हर चीज को आप क्या कर रहे हो, रेसिस्ट, हिलते नहीं हो, तो आपके दिमाग में भी प्रेशर आएगा, उन पर भी प्रेशर आएगा। तो ये दुनिया का जनरल नियम, फिजिक्स का नियम नहीं है, जनरल नियम है कि अगर आप फ्लेक्सिबल हो, अगर आप हिलते हो, तो प्रेशर का एक्सपीरियंस कम हो। ठीक है, जैसे बहुत तेजी से हवा चली, अगर बहुत तेजी से हवा चली तो जमीन पे लगी हुई घास ऐसे मुड़ गई, 1 फुट 2 फुट ऊंची तक घास है, ऐसे मुड़ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन चेंज कर ली, हवा बंद हुई, वापस खड़ी हो गई। एक पेड़ था, बोले मैं तो नहीं मुड़ूंगा, तो क्या होगा, प्रेशर उस पर बढ़ते गया, बढ़ते गया, और अगर उस प्रेशर ने उसकी इलास्टिक लिमिट पार कर ली, फिर टूट जाएगा। ये होता है, या तो आप पोजीशन चेंज कर लीजिए या प्रेशर के चेंजेस होंगे। तो यहां पर अब आप देखिए, नोड पे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जबकि वेव आ रही। वेव क्या चाहती है, हर पार्टिकल ऑसिलेट करे, और नोड ऑसिलेट करने से इनकार करता है। तो क्या होगा, प्रेशर चेंजेस मैक्सिमम नोड पर होते हैं, और एंटी नोड जैसा वेव आती है वैसे ही अपना हिल जाता है, तो उस पर कोई प्रेशर नहीं, राइट। तो अब आप बात समझ में आ गई, वेयर आर द प्रेशर चेंजेस मिनिमम, वेयर दे आर मैक्सिमम। ओके, तो ये चीज नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला हम लोग लेते हैं, ये स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस हुए। अब हम इसमें स्ट्रिंग में अब हम लेते हैं वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। एयर के कॉलम किस तरह से वाइब्रेशन करते हैं।